दोस्तों, साइंस पॉइंटर यूट्यूब चैनल आप लोग को स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं उसको लेकर आए हैं, जो 19/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी साइंस के प्रश्न आए हैं उसको लेकर आए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 1 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरती है, गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य खाली स्थान होगा। सबसे पहले एक वस्तु है जिसका क्या है, द्रव्यमान है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, 1 केजी है, ठीक है। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m = 1 kg। और ये पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पर है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और g का मान यहाँ पे हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। देखिए, जब ये वस्तु है तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी अपने की ओर इसको खींचेगी, और वो खींचेगी, वो क्या कहलाएगा, वस्तु का भार कहलाएगा, जो कि नीचे mg काम करेगा, जिसको गुरुत्व बल भी कहा जाता है। mg को भार या गुरुत्व बल कहा जाता है। अब देखिए, भार ये नीचे की ओर खींचेगी तो नीचे की ओर बल लग रहा है, और विस्थापन मतलब वस्तु नीचे की ओर गिर भी रही है, तो मतलब विस्थापन भी नीचे की ओर हो रहा है, तो जो कार्य आएगा वो धनात्मक आएगा। ये हमको इससे हमको धनात्मक और ऋणात्मक से इस प्रश्न में हमको उतना कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये जानकारी के लिए सिर्फ बता रहे हैं। अब देखिए, हम आते हैं क्वेश्चन को, मतलब आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए, अब ये वस्तु क्या है कि 30 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 30 मीटर की ऊंचाई पर इस वस्तु में जितनी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगा, मतलब जितनी गुरुत्वीय संचित होगी, वही क्या है कि जब वस्तु गिरेगी तो कार्य में परिवर्तित होगी, जो कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कहलाएगा। तो हम क्या है कि जो 30 मीटर की ऊंचाई पर जो इसमें एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसी का मान निकाल लेंगे, वही कार्य में परिवर्तित होगी। जब पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से वस्तु को खींचेगी तो किए गए कार्य में परिवर्तित होगी। तो W लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो W हो जाएगा mgh, ठीक है। यहाँ पे m का मान 1 दिया है और g का मान 10 का है लेने के लिए, और h का मान 30 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 300 जूल। मतलब गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, 300 जूल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। आसान प्रश्न था, एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, देखिए, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है, उन्हें घ्राण सूचक कहा जाता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे देखिए, जैसे अम्लीय और क्षारीय माध्यम को पहचान के लिए हम सामान्यतः लिटमस पेपर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, घ्राण सूचक मतलब सूंघने की क्षमता से है, सूंघ कर बताना है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इसके लिए सूचक होते हैं। जैसे प्याज है, प्याज को जब आप काटते हैं तो उसमें से गंध आती है। अगर उस गंध में अगर अम्ल मिलाया जाए तो उसकी गंध गायब नहीं होगी। जैसा प्याज गंध आता है, मतलब जैसा स्मेल आता है प्याज का, वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही प्याज जो काटे हैं उसमें अगर जैसे ही अगर क्षार मिला देंगे तो उसका गंध गायब हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर की तरह कार्य कर दिया प्याज। मतलब अम्ल में इसका दुर्गंध, मतलब जो स्मेल है गया नहीं, क्षार जैसे ही मिला चला गया। तो जिसको मिलाने से अगर गंध चला जा रहा है, वो जाहिर सी बात है कि बेस है वो एसिड, और जिसको मिलाने से नहीं जा रहा है, वो जाहिर सी बात है अम्लीय है, उसका माध्यम क्या है, अम्लीय है। इसका एक और उदाहरण है, वनीला इसेंस कहा जाता है। सेम जैसे वनीला इसेंस का एक जो सुगंध होता है, अगर उसमें अम्ल मिलाया जाए तो सुगंध गायब नहीं होता है, जैसा सुगंध वनीला इसेंस का रहता है वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें क्षार मिलाया जाता है तो उसका सुगंध गायब हो जाता है। तो वो भी एक इंडिकेटर की तरह कार्य कर दिया। लौंग का तेल भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह कार्य करता है। तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, घ्राण सूचक, मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान न पा सका। देखिए, हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसको आवारा एलिमेंट भी कहा जाता है, रैंडम एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। आज भी आधुनिक आवर्त सारणी में भले हम मतलब हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रख दिए हैं, लेकिन ये धातु मतलब क्षारीय धातुओं के साथ साथ यह अधातु का भी गुण प्रदर्शित करता है। मतलब इसका कोई स्थान निश्चित नहीं है, भले हम रख दिए हैं ज़बरदस्ती एक तरह से कहा जाए।
लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में भी इसका स्थान निश्चित नहीं है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तो इसका स्थान निश्चित वैसे भी नहीं था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में भी इसका स्थान निश्चित नहीं है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी इसका स्थान निश्चित नहीं था हाइड्रोजन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो है निश्चित स्थान नहीं पा सका था। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? देखिए, कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पूछा है तो जाहिर से ये रटा प्रश्न है। Hg जो है, मरकरी जो है द्रव अवस्था में, धातु मतलब द्रव अवस्था में रहती है रूम टेम्परेचर पर। यही अधातु पूछे तो ब्रोमीन होता है, जो कि ऑप्शन में दिया भी है, लेकिन हमको इस प्रश्न में धातु पूछा है तो यहाँ पे आंसर होगा पारा या मरकरी। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे एक खाली स्थान निर्माण करती हैं। जीवाणु कोशिकाओं से यहाँ से साफ मतलब है जो स्पर्म्स होते हैं और जो ओवम का जो सेल्स होती हैं, मतलब ठीक है। तो उससे मतलब है यहाँ पे, मतलब जीवाणु के आकार के देखा जाए, कहने का मतलब ये है जीवाणु कोशिकाएं। तो नर कोशिकाएं और मादा कोशिकाएं मिलती हैं तो इग्नज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इग्नज का, जिसको जाइगोट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए, पहले तो जान लीजिए जो हाईली रिएक्टिव धातु हैं वही ठंडे पानी से अभिक्रिया करती हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये सब क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट मतलब धातुएं हैं। ये इनको विद्युत सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखा गया है क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं। Mg जो है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम, जिसको ये गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। एल्युमिनियम हो गया और सभी धातुएं हैं, ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, तो ये ठंडे गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। किससे अभिक्रिया करती हैं? जलवाष्प से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये फेवरेट टॉपिक है रेल का, इसे क्वेश्चन जरूर कभी ना कभी पूछता है, इसको याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं प्रश्न पे कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखे होंगे जैसे ही आप सोडियम को पानी में डालते हैं तो क्या है, चटचटाहट की आवाज़ से वो जलता है। वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन का गैस कभी भी जलेगा तो विस्फोट के साथ जलेगा। तो जैसे ही हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है जो कि विस्फोट के साथ जलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस निकलता है जब कोई एक धातु मतलब पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है यदि 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण बताना है। इसका त्वरण क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है। जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका वेग 0 मीटर पर सेकंड, मतलब विरामावस्था में तो 0 है। v का मान दिया है, मतलब अंतिम वेग का मान 5 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। कितने देर बाद? t का मान कितने देर बाद? 2 सेकंड बाद। ठीक है, तो a = होता है v माइनस u/t होता है। ठीक है, तो v का मान 5 है, u का मान 0 और t का मान 2 है, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है, मतलब पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। आसान न्यूमेरिकल था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन ये बहुत आसान प्रश्न है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा इन चारों में से ऐसा है जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर पौधे क्या करते हैं? क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण। C6H12O6 ग्लूकोज का। देखिए, समीकरण बैलेंस नहीं है, हमको बस जानना है। और गौड़ उत्पाद के रूप में O2 क्या बनता है? गौड़ उत्पाद के रूप में, मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में, तो O2 का निर्माण होता है। देखिए, हमको जो प्रकाश संश्लेषण कराना है तो क्या चीज़ की ज़रूरत हुई? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल और सनलाइट।
लेकिन हमको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होने के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन हमको प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, गौण उत्पाद के रूप में मिल रहा है, हमको प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, हमको ज़रूरत नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बाद में अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस जिसमें डार्क रिएक्शन होता है और लाइट रिएक्शन होता है, तो उसमें मतलब जो ऑक्सीजन पैदा होता है वो खुद यूज किया जाता है उसमें, उस अभिक्रिया दूसरे इस चरण में। लेकिन हमको उतना डीप से इस क्वेश्चन को पूछा नहीं है। इस प्रश्न को नॉर्मल पूछा है कि मतलब किसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो शक्ति क्या होता है, P = W/T। W किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। कौन सा, तो उस ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, जो कि गलत है। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, सही बात है। दर, जहाँ पे समय से भाग हो गया वहाँ पे दर आ गया। तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। जिसका मात्रक वाट होता है, ये जूल प्रति सेकंड जिसको कहा जाता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। सही अर्थों में मुक्त पतन, मुक्त रूप से गिरना खाली स्थान में ही होता है। इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा। जैसे कोई बॉल है और एक कागज़ का टुकड़ा है, जैसे आप छत से गिराएंगे तो पहले बॉल नीचे गिर जाएगा और कागज़ का टुकड़ा धीरे धीरे बाद में। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कागज़ के टुकड़े पे जो वायु प्रतिरोध है अत्यधिक काम करेगा, बॉल का भार ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे निर्वात है, जहाँ पे वायु है ही नहीं, वायुमंडल है ही नहीं, धूल कुछ भी नहीं, धूल के कण भी नहीं है, तो जैसे ही आप कागज़ के टुकड़ा और एक बॉल को गिराएंगे तो धरातल पे दोनों एक साथ पहुँचेंगे, ठीक है। और ये कहाँ संभव होता है, सिर्फ निर्वात में संभव है। और निर्वात में ही मतलब वस्तु गिरने को क्या कहता है, फ्री फॉल कहा जाता है, मुक्त रूप से गिरना कहा जाता है। निर्वात में जब वस्तुएं गिरती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मुक्त रूप से गिरना या फ्री फॉल कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये कब संभव है, कहाँ संभव है, केवल निर्वात में संभव है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से खाली स्थान का निर्माण होता है। देखिए ये प्रश्न जो है ना बड़ी कन्फ्यूजिंग वाला है। क्षार इवेंट मतलब ये जब ट्रांसलेट किया है तो क्षार इवेंट की यहाँ पे होना चाहिए प्राइमरी इवेंट, फर्स्ट इवेंट मतलब प्राथमिक चरण, या दूसरा वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे क्षार इवेंट से मतलब है कि पहले चरण। लेकिन हम प्रश्न को देंगे इस भी, अगर ये सामने प्रश्न आ जाएगा तो कैसे आंसर करेंगे पहले समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि जब प्रोटीन निर्माण के जो कोड होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो डीएनए पर पाया जाता है जीन, और जीन में सेव होता है इंफॉर्मेशन। जैसे माता पिता से कोई बच्चे का जन्म होगा तो उस संतान में वो किसके रूप में प्रोटीन निर्माण मतलब प्रोटीन निर्माण मतलब शरीर का निर्माण के लिए प्रोटीन निर्माण की जरूरत, प्रोटीन की ज़रूरत होगी। अब वो प्रोटीन निर्माण कैसे, प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, मतलब कैसा आँख होना चाहिए, कैसा नाक होना चाहिए, कैसा, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से रहता है, तो डीएनए के जीन में। अब माता पिता से डीएनए आया किसमें, संतान में। अब वो डीएनए क्या करता है कि अपना एक कॉपी तैयार करता है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, इस प्रोसेस को। और फिर वो डीएनए का जिसको डीएनए कॉपी कहा जाता है, अब ये डीएनए कॉपी क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए का निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब ये जब निर्माण करता है तो इसमें क्या होता है, बेस का पेयरिंग होता है, क्षार का पेयरिंग होता है। जैसे क्या होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब जितना है इसमें क्या होता है, क्षार मतलब जो है बेस इवेंट पेयरिंग होता है। इसमें जो बॉन्ड होता है डीएनए में उसका क्या होता है, पेयरिंग होता है, क्षार का पेयरिंग होता है। इसे बेस पेयरिंग इवेंट कहा जाता है। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा एमआरएनए ही होगा, डीएनए कॉपी नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है एमआरएनए से ही संबंधित पूछा गया है, ट्रांसक्रिप्शन से ही पूछा गया है। मतलब जो डीएनए कॉपी बना उस डीएनए कॉपी को क्षार इवेंट द्वारा, बेस पेयरिंग इवेंट द्वारा एमआरएनए
बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो बेस इवेंट इज द क्रिएशन ऑफ किसका है? mRNA का। क्या बनता है? mRNA, मैसेंजर RNA। और ये मैसेंजर RNA जाकर संदेशवाहक का काम करता है और बतलाता है कि कैसे प्रोटीन का कैसा प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, संश्लेषण करना है। ठीक है। तो DNA द्वारा ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? किस कॉपी का निर्माण होता है? mRNA कॉपी का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें किसका पेयरिंग होता है? बेस का पेयरिंग होता है। और बेस में क्या होता है? साइटोसिन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और भी 2 होते हैं, 5 होता है ना। इसमें नाइट्रोजन बेस होता है और एक, ठीक है। तो उतना हमको डीप नहीं जाना है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, mRNA का प्रति तैयार होता है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गति ऊर्जा बताना है। गति ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। और यहाँ पे m का मान दिया गया है भैया 10 kg में ही दिया गया है, हमको ज़रूरत नहीं है, सही मात्रक में ही दिया गया है। m का मान दिया गया है, v का मान दिया गया है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v का मान लिख लीजिए, 2 से कटा दीजिए 5 से, और यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 5 125 जूल। कितना होगा? कितनी गति ऊर्जा होगी उसकी? 125 जूल। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा जो गया है, एटम शब्द किसने गढ़ा था, या सबसे पहले किसने दिया था? एक यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक जो है डेमोक्रिटस कहा जाता है। इसमें जो क्रीटस लिखा है, डेमोक्रिटस, ये लगभग 410 ईसा पूर्व, 410 या 500 ईसा पूर्व, क्या है, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईसा पूर्व। क्या है कि इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पदार्थ है उसको काटते जाइए, मतलब तोड़ते जाइए, एक ऐसी स्थिति आएगी जिससे उसको तोड़ना संभव नहीं रहेगा। वो मतलब पदार्थ का सबसे मतलब उसको विभाजित करना संभव नहीं रहेगा। और ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले इस परमाणु का मतलब शब्द को गढ़ा था, एटम जिसको कहा था। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा डेमोक्रिटस ने इस सबसे पहले एटम शब्द को गढ़ा था, सबसे पहले एटम शब्द दिया था, परमाणु शब्द दिया था। जॉन डाल्टन ने उसके बाद क्या किया? अपना परमाणु मॉडल दिया। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेमोक्रिटस। यूनानी दार्शनिक थे ये। ठीक है, यूनान के रहने वाले थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये रटा प्रश्न है, याद रहेगा तभी कर पाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसमें मैं शॉर्ट्स भी बनाया हूँ, आप देख सकते हैं जाकर चैनल के पेज पे। ये चैनल देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया किसके द्वारा? WH विटेकर कहा जाता है, RH विटेकर द्वारा दिया गया, जिसमें 5 जगत में जीवों को विभाजित किया गया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। पहला क्या है? पहला जैसे मोनेरा, प्रोटेस्टा, ठीक है, फंजाई, चौथा प्लांटे, इसको हिंदी में भी बताएंगे, और एक होता है एनिमिलिया। ठीक है। मोनेरा को मोनेरा ही हिंदी में समझिए, प्रोटेस्टा को प्रोटेस्टा ही समझिए। इसमें सामान्य ज़्यादातर एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है। फंजाई मतलब शैवाल जगत, क्या होता है? शैवाल जगत। प्लांटे मतलब पादप जगत। ठीक है। और एनिमिलिया मतलब जंतु जगत। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? RH विटेकर के द्वारा दिया गया। इस बार इसमें तो एक बार सन पूछा था, किस सन में दिया गया था। ठीक है, ग्रुप डी में ही पूछा था, इसी वैकेंसी में पूछा था, जो कि हम एक वीडियो में बता भी चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं शॉर्ट्स में। तो देखिए, इन 5 में से इसमें कौन सा नहीं है? देखिए, कौन सा हिस्सा नहीं है? जंतु जगत है, कवच जगत है, प्रोटेस्टा है, प्रोटोजोआ है, ये नहीं है, ये किंगडम नहीं है। ठीक है।
एक किंगडम का भाग है, संघ है, संघ नहीं, हाँ संघ नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मतलब ये प्रोटोजोआ है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इस व्हिटेकर के द्वारा दिए गए उसका भाग नहीं है। अब हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न का आंसर समझ में आएगा आप लोग को। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो W क्या होता है? F इंटू डी, डी कह लीजिए चाहे S कहीं कहीं पे कहा जाता है। तो बल और विस्थापन गुणनफल क्या कहता है? कार्य कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बल और विस्थापन गुणनफल को कार्य कहा जाता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। कॉपर के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के कोई भी ले लीजिए, कोई भी अगर किसी भी पदार्थ का 1 मोल लेंगे तो उसमें कितना होता है? 6.022 10⁻23 कण। कितने कण होते हैं? 23 कण होते हैं, ठीक है। 1 मोल में कितने कण होते हैं? 23 कण होते हैं। अब कॉपर का 1 मोल लिए हैं तो उसमें कितने परमाणु होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को क्या कहता है? अवगाद्रो संख्या कहता है। क्या कहता है? अवगाद्रो संख्या। ये प्रश्न कई बार पूछा है, इसको याद रखिएगा, ये रटने वाली चीज़ है और याद होना चाहिए। 6.022 इंटू 10⁻23 कण होंगे या परमाणु होंगे। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। आसान प्रश्न था, इसको याद जिसको रहेगा वही कर पाएगा। यांत्रिक ऊर्जा होती है, देखिए यांत्रिक जो होती है किसका किसका योग होता है? तो गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए किस में कौन सा प्रश्न सही है? किसी वस्तु की गति ऊर्जा और इसी ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। विसरण के बारे में लिखने में से क्या सही नहीं है? सबसे पहले जानते हैं कि विसरण क्या है। कि जैसे आप परफ्यूम यूज़ करते हैं तो क्या है कि उसके कण क्या होते हैं? आप एक जगह कमरे में एक जगह मतलब यूज़ करते हैं और पूरा कमरे में उसका सुगंध फैल जाता है। ये किसके द्वारा मतलब होता है? तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। अब इसके बारे में बात कहा गया है। देखिए विसरण को R से डिनोट किया जाता है और ये होता है √D होता है, ठीक है। 1/√D होता है। हमको उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया उसका, ये पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, विसरण से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। R1/R2 √D2/D1 होता है शायद। अब हम चलते हैं प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न जो है सूत्र से नहीं प्रश्न है, बस हम जान लेते हैं। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में, बात सही है, गैसीय अवस्था में रहेंगे। गैसीय अवस्था में रहेगा तभी तो मतलब विसरण संभव हो पाएगा। विसरण, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला है कि गैसों के विसरण की गैस के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। गैसों में बात सही है, ये भी बात सही है। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अरे कोई भी चीज़ है, ताप हो चाहे दाब हो चाहे विसरण कोई पदार्थ हो, उच्च से निम्न मतलब उच्च से मतलब हाई से लो की ओर प्रवाह होता है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों बात नहीं, देखिए एक विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान हो। गतिमान मतलब गैसीय अवस्था में है, ये भी बात सही है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ये बात गलत है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पे नहीं, दो चीज़ पे निर्भर करता है। एक तो अगर देखेंगे तो उसका मोलर द्रव्यमान, जिसको ये मोलर द्रव्यमान नहीं कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान, और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। किसके घनत्व पे? जो पदार्थ का विसरण हो रहा है उस पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैस के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है, जो कि गलत है। आयतन पर नहीं, किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इसको साइड में कर देते हैं, डिस्टर्ब होता है पढ़ने में। एक मिनट ठीक है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन उस तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? देखिए, ऑक्सीकृत होने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जैसे निम्न ताप में तो ऑक्सीजन से मतलब जो वायु में ऑक्सीजन है, वायु का ऑक्सीजन है, वायु में जो ऑक्सीजन है या जो नमी है उससे रिएक्शन नहीं करती है। लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है क्या करती हैं, धातुएं रिएक्शन करना शुरू कर देती हैं। वायु में जो नमी है और ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, या धातु ऑक्साइड बनाकर पतली परत बनाना शुरू कर देती हैं। तो जो एलॉय होता है, जो मतलब धातुओं का मिश्रण होता है, वो क्या करता है, वो हाई टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर लेता है। मतलब अत्यधिक टेम्परेचर पे भी वो अपने आप को बनाए रखता है। वो मतलब जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। वो कौन से क्या होता है, वो एलॉय जो होता है, मिश्र धातुओं का जो मिश्रण होता है वो मिश्र धातुएँ होती है। और यही क्या है, मतलब हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है मिश्र धातुओं में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अरे पीतल हो गया, ब्रॉन्ज, ब्रॉस पढ़ते हैं ना, गन मेटल, रोल्ड गोल्ड, जिससे गाना वाना बनता है, ये सब क्या है, मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। HSS हाई स्पीड स्टील, HCS हाई कार्बन स्टील, ये सब क्या है, मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करने की कैपेसिटी किस में होती है, एलॉयज में होती है। तो हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है कोलेन कैमा, दूसरा ऑप्शन जाइलम, तीसरा ऑप्शन शीर्षक विभोजक कैम्बियम। देखिए, जो प्रश्न पूछा गया है इस प्रश्न का, देखिए सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सरल अस्थायी ऊतक नहीं है मतलब कोलेन कैमा, पैरन कैमा, स्केलन कैमा को छोड़कर नहीं होना चाहिए। यही 3 सरल अस्थायी ऊतक है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी को हम लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे? देखिए, ये भी सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, ये भी सही हो सकता है, कैम्बियम भी सही हो सकता है, क्योंकि ये भी कोई सरल, अरे शीर्षक विभोजक, ये भी तो ऊतक सरल अस्थायी ऊतक है नहीं। ये भी कैम्बियम तो ये इसका खुद भाग है, इसके अंदर भाग है, मतलब ये पाया जाता है इसमें विभोजक में। लेकिन ये जो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है विपरीत पूछा गया है, मतलब सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, मतलब पैरन कैमा, कोलेन कैमा, स्केलन कैमा का विपरीत पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक है, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। अगर मुझसे इस प्रश्न का आंसर करने को किया जाए तो हम जाइलम कहेंगे, और जाइलम ही सबसे उपयुक्त आंसर है, और रेल भी इसी आंसर को माना है, जाइलम। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास में उपस्थित नमी या एसिड द्वारा प्रभावित होती है? देखिए, क्या है कि लोहा ले लीजिए, चाहे कोई भी धातु ले लीजिए, क्या करता है कि धीरे धीरे उसको खुले में रख देंगे तो क्या होता है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और अन्य ऑक्साइड से या अन्य जलवाष्प से रिएक्शन करके या अम्ल से रिएक्शन करके धीरे धीरे क्या बना लेता है, ऑक्साइड की पतली परत बना लेगा। और ऑक्साइड की पतली फिल्म क्या है कि धीरे धीरे अब उखड़ेगी, कुछ दिन बाद उखड़ना शुरू कर देगी। जैसे उखड़ेगी फिर नई परत आएगी, वो मतलब एसिड से या नमी से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर वो अपना एक परत, धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे मतलब धातु का क्षरण होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? संक्षारण कहा जाता है। क्या कहता है? संक्षारण, कोरोजन, जिसको क्या कहता है? कोरोजन। जंग लगना भी एक तरह से देखा जाए तो कोरोजन ही है, संक्षारण ही है। धातुओं का धीरे धीरे क्षरित होना, ठीक है, नष्ट होना, क्या कहलाता है? संचारण। वो किसके द्वारा आता है? मतलब ये नमी और एसिड जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं उसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोजन कहते हैं उस प्रक्रिया को, संचारण कहते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। सबसे पहले जान लीजिए कि ये 6 स्थिति हम बताएं एक वीडियो में, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। अवतल दर्पण है, देखिए सही बना नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है कि मान लीजिए क्या है कि फोकस है और ये ध्रुव है, ठीक है, और क्या है? वक्रता केंद्र है। अगर वस्तु को कहा जा रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, इसके बीच अगर वस्तु को रखेंगे ना, जैसे ये भी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब इधर
मतलब इधर वक्रता केंद्र से ज़्यादा दूरी पे नहीं, अनंत पे नहीं, मतलब थोड़ा दूरी पे बनेगा वक्रता केंद्र से। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? सॉरी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे नीचे उसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी और उल्टा बनेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता और अनंत के बीच होती है, वास्तविक होती है और उल्टा होती है। वास्तविक और उल्टा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। टंगस्टन का गलनांक, ये तो थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका दिया है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। हम लोग तो डायरेक्टली रट लेते हैं, लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। इतना डीप क्वेश्चन शायद नहीं पूछना चाहिए था। हम लोग जो टंगस्टन का गलनांक हम लोग को पढ़ाया जाता है, जब मैकेनिकल पढ़ेंगे मटेरियल साइंस में, तो 3300 और 3400 के बीच माना जाता है। तो 3380, बहुत लोग 3308 मारे होंगे, लेकिन ये नहीं है सही आंसर। एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मतलब ये अगर आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को करने हैं। रटा रटा क्वेश्चन वाला है, रट्टू वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। टंगस्टन का गलनांक कितना एनसीईआरटी के अनुसार 3380 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नहीं है, मतलब इतना ही प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ये रहा आज का जो मतलब 19/9/2018 में का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में आप सॉल्व कराएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोग को मेरे द्वारा जो PYQ सॉल्व कराते हैं इससे आप लोग को हेल्प मिलता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कीजिए, जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं उनको सजेस्ट कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।